माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजली इंग्लिश सॉल्यूशन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश का जो बुक है हनी ड्यू, उसका चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्पसेज ऑफ पास्ट, अतीत की झलक। इसको हम लोग बिल्कुल ही आसान भाषा में यानी हिंदी भाषा में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स और कंटेंट पिक्टोग्राफ के माध्यम से दिया हुआ है, पिक्टोरियल फॉर्म में। जिस तरह से कार्टून की किताबें आप पढ़ते हैं, ठीक उसी टाइप से दिया हुआ है। यह हमारे देश का इतिहास से संबंधित चीज़ है जो कि यहाँ दिया हुआ है। देख रहे हैं आप यहाँ की 1757 से 1857 यानी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ था 1857 में, उस टाइम के इवेंट को कवर किया हुआ है पिक्चर्स के माध्यम से। तो आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो पहला यहाँ पे चित्र आप देख रहे हैं, द मार्टियर्स। मार्टियर्स का मतलब क्या होता है? शहीद, यानी शहीदों के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, मार्टियर्स। देखिए इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि एक लेडी हैं, ये लता मंगेशकर हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये लाल बहादुर शास्त्री जी, ये भी बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस टाइम में ये एक लीडर थे। और ये इंदिरा गांधी जी जो नेहरू जी की बेटी और बाद में प्राइम मिनिस्टर बनी। तो इन सभी लोगों का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। देखिए, एट ए फंक्शन इन दिल्ली, यानी दिल्ली का एक फंक्शन है, उसमें का ये सीन है। ये लता मंगेशकर जी अपना फेमस जो उनका सॉन्ग है वो गा रही हैं, ओह माई कंट्री मैन, हे मेरे देशवासियों। यानी आपकी आँखों में आंसू आ जाना चाहिए, आपकी आंखें आंसू से भर जाना चाहिए जब आप शहीदों की कुर्बानियों को याद करेंगे। तो वह फेमस गीत आपने सुना होगा, आए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो वही वाला सॉन्ग के बारे में बता रहा है। देखिए यहाँ पे और भी लोगों का चित्र है, झांसी की रानी है, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, और ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और ये जो हैं भगत सिंह जी हैं, और ये गांधी जी हैं, और ये नेहरू जी हैं, और ये बहादुर शाह जफ़र हैं। तो इस तरह से ये चित्र दिया हुआ है। नीचे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दे रहा है घटनाक्रम पॉइंट 2 में, द कंपनीज कन्क्वेस्ट्स, कंपनी की विजय, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता रहा है। और ये घटनाक्रम देगा 1757 से लेकर 1849 तक। 1857 में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके 2 साल बाद तक का दिया है। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि अपने अच्छे हथियारों से, सुपीरियर वेपन के माध्यम से, जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने क्या किया था, तो एक्सटेंड करते जा रहा था, अपना शक्ति को बढ़ाते जा रहा था। 18वीं शताब्दी में पूरे भारत में अपने शक्ति को पूरे भारत में बढ़ा रहा था। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये जो रेड वाला एरिया है ये ब्रिटिश का है, और येलो वाला जो एरिया है ये इंडियन का है। अभी तक इंडिया के कवरेज में ज़्यादा है 1765 में, और अभी यहाँ पे कम ही हुआ है अंग्रेज़ों का, बाद में फिर बढ़ा हुआ आपका मैप दिखेगा। तो देखिए, इंडियन जो प्रिंसेस थे, जो भारत के जो राजा थे, वे क्या थे, बहुत ही शॉर्ट साइटेड थे, यानी दूर दृष्टि वाले नहीं थे। उनको दूर की बात नहीं दिखाई देती थी कि अंग्रेज़ों से बाद में हानि हो सकती है। दैट अपस्टीरियस राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। देखिए वास्तव में क्या यहाँ पे बता रहा है, जो यहाँ के राजा थे वो अंग्रेजी व्यापारियों के बारे में सोचते थे, ये तो मात्र व्यापारी हैं और पावरफुल तो उनको समझते थे, लेकिन ये सोचते थे कि यही व्यापारी हमको बगल के राजा से लड़कर जीतने में मदद करेंगे। तो अगल बगल के जितने भी राजा थे, आपस में ही इन लोगों की झगड़े थी, और अंग्रेज़ों का हेल्प लेते थे एक दूसरे को हराने में, और फिर अंग्रेज़ मदद तो करते थे और बाद में उसी राजा पर हावी हो जाते थे। तो इस तरह का पॉलिसी था। देखिए, द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, लोगों को कभी भी शांति नहीं मिलती थी इस तरह की लगातार होने वाली लड़ाइयों के
चलते लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हो रही थी। यहाँ पे क्या दे रहा है, राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। जो आपस में राइवलरी थी, प्रतिद्वंदिता थी राजाओं में, तो उसी से ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता मिली यहाँ के राजाओं को हराने में, क्योंकि उनके पास यदि कम भी फौज होती तो बगल के राजा से हेल्प मिल जाता था और दोनों सेनाएं मिलकर किसी दूसरे राजा को हरा देती थी। इस प्रकार से आपसी दुश्मनी का फ़ायदा उन लोगों ने उठाया और एक एक करके राजाओं को यहाँ के हराते गए। देखिए यहाँ पे एक फार साइटेड ये जो हैं टीपू सुल्तान हैं, इनके बारे में दिया हुआ है। फार सीइंग रूलर, बहुत दूर की सोचने वाले ये रूलर थे और साउथ इंडिया में हैदराबाद के ये थे। इनके पिताजी हैदर अली थे, बहुत बहादुर थे। और मैसूर के, देखिए मैसूर के थे शासक, हैदराबाद के नहीं। और वे अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते ही मर गए, लेकिन अंग्रेज़ों से कभी भी समझौता नहीं किया। बहुत ही बहादुर थे। उनका आर्मी एकदम मॉडर्न टाइप की आर्मी बनाए थे। वो फ्रेंच लोगों से मिलकर रखते थे, क्योंकि फ्रांस की आज़ादी की जो लड़ाई थी, फ्रांस की क्रांति 1789 की, उससे बहुत ही वो प्रभावित थे। यहाँ पे देखिए क्या सीन दे रहा है। देखिए ये व्यक्ति क्या बोल रहा है कि थैंक गॉड देयर इज पीस इन कंट्री नाउ। भगवान को शुक्र है कि अब देश में क्या है, शांति है। नो मोर वार एंड नो लूटिंग बाई ठग्स। न तो देश में ज़्यादा युद्ध है और ना लूटपाट है, ना ठगी है। अंग्रेज़ों के शासनकाल के बारे में बता रहा है। शासन व्यवस्था को थोड़ा उन लोगों ने टाइट किया था। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिशर्स। ये देखिए क्या कर रहे हैं कि भगवान ने ही अंग्रेज़ों को भेजा इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए। कहने का मतलब शुरू में जो शासन व्यवस्था टाइट उन लोगों ने किया था, उससे भारत के लोगों के प्रति क्या रिएक्शन थी उन लोगों के प्रति, भारत के लोगों में ये दिखा रहा है। यानी लोग सेटिस्फाई थे शुरू में। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। ये क्या कह रहा है कि हमारा भाग्य जो है, हमारा जो डेस्टिनी है, भाग्य उन्हीं लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, अंग्रेज़ों के साथ। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कन्क्वेस्ट। देखिए यही बात बता रहा है कि भारतीय किस प्रकार से जो कन्क्वेस्ट है, जीत है कंपनी का, उस पर इनका रिएक्शन था। ये देखिए व्यक्ति क्या बोल रहा है, द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। ये जो उजले लोग हैं, सफ़ेद लोग, इन लोगों ने हमारे राजाओं को या तो गद्दी से हटा दिया है या उन्हें मार दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, सम किंग्स वे आर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेयर ऑफ दिस लैंड। सही बात बोल रहा है कि मानता हूँ कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, लेकिन कुछ भी हो वे अपने देश के थे, हमारे देश के थे। इसलिए किसी भी प्रकार अपने देश का आदमी रहेगा तो देश के प्रति तो प्रेम रहेगा ही, उतना हानिकारक नहीं होगा। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ द फॉरेनर्स। ये क्या बोल रहा है कि आखिर भले अंग्रेज़ों का शासन व्यवस्था अच्छा है, लेकिन अब हम तो विदेशियों के गुलाम बन गए हैं और ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। यहाँ पे देखिए ये थर्ड पॉइंट में क्या दे रहा है, ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों का शासन व्यवस्था 1765 से 1836 तक। रिलीजियस लीडर्स जो थे, धार्मिक जो टीचर थे, धर्मगुरु, वे क्या प्रीच करते थे, क्या सिखाते थे आइडियाज़, छुआछूत का आइडिया, चाइल्ड मैरिज का आइडिया, बाल विवाह होता था कम उम्र में ही, 10-12 साल, 8 साल, 5 साल में भी। तो अब ये भी धारणा थी भारत के लोगों में कि एनीवन हु क्रॉसेज द सी लॉसेज हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति जो समुद्र को यदि क्रॉस करेगा तो अपना धर्म वो लॉस कर देगा। समुद्र को लांघना यहाँ के लोग मानते थे कि धर्म खोना बराबर है, तो नहीं पार करते थे। आप इसी अपने ही क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़िएगा कि समुद्र पार करने पर तैयार नहीं थे भारतीय सैनिक। तो 1857 के बाद जो भी बहाली किया ब्रिटिश लोगों ने, समझौता किया कि आपको समुद्र पार करना पड़ेगा, विदेशों में भी जाकर लड़ना पड़ेगा, तभी हम बहाल करेंगे। यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। संसार में सारी जो है दुर्भिक्ष यानी दुख औरतों के चलते हैं। औरतों का इतना नीचा दर्जा था उस टाइम के सोसाइटी में, तो ये चीज़ दिखा रहा है यहाँ पर। यानी हमारा समाज कैसा था उसमें, कुछ तो गड़बड़ी थी समाज में भी, जिसके चलते इतने दिन तक अंग्रेज़ टिके रह गए या देश गुलाम बन गया आसानी से।
देखिए गड़बड़ी समाज का ही दिखा रहा है। देखिए सच्चाई क्या था कि जो इंडियंस थे, भारतीय थे, वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिए थे, आत्मसम्मान उनमें नहीं था। ब्रिटिशर्स उन्हें डांटते थे। देखिए यहाँ पे क्या ये बोल रहा है कि जो नेटिव हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो कैसा हैं, तो अनवर्थी हैं, यानी विश्वास करने के योग्य नहीं है। अनवर्थी, अयोग्य है, ट्रस्ट करने के लायक नहीं है और उनमें ईमानदारी नहीं है। क्योंकि यहाँ के लोगों को समझ लिए थे उन लोगों ने, कुछ पैसे देने पर अपने देश के ही खिलाफ काम करने को तैयार हो जाते थे। तो इसलिए ही अंग्रेज ये बात कह रहा है। देखिए भारत का आदमी हाथ जोड़े कैसे जो है खड़ा है, कह रहा है कि ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, कि हाँ महाराज आपने सही कहा लेकिन मैं ईमानदार हूँ। देखिए अपने देश के लोगों की शिकायत भी कर रहा है और अपने आप को कह रहा है कि अच्छा हूँ, कैसे विश्वास करेगा। अब इधर देखिए क्या हो रहा है। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, व्यापारी थे तो व्यापारी के रूप में जो ब्रिटिशर्स थे वह जल्दी ही फ़ायदा चाहते थे कि जल्दी हमारा क्या हो, हमको फ़ायदा हो ज़्यादा। और उनका हेवी टैक्स, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे भारतीयों पर। और इससे क्या होता था, किसानों पर बहुत ही दबाव पड़ता था। दबाव किस बात की पड़ती थी, अपना खेती छोड़ने को। खेत छोड़ ही देते थे लेकिन उतना टैक्स उनसे दिया नहीं जाता था, उतना पहले पैदावार भी नहीं होती थी। बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, ये व्यक्ति क्या कर रहा है इससे, लेकिन तुम्हारे आदमी हमारे सारे फसल ले रहे हैं। अब ये कह रहा है कि यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम अभी भी ड्यूज में हो, तुम्हारे ऊपर बकाया है। और यदि तुम टैक्स को नहीं पे करते हो नेक्स्ट वीक तक तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। ये तो ज़बरदस्ती हुआ। देखिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, इतना के बाद भी जो ब्रिटिशर्स थे वह दूसरे मेथड निकालते थे, बनाते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारत से कैसे फ़ायदा कमाया जाए। देखिए व्यक्ति क्या कह रहा है, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, जो इंग्लैंड में सामान बने हैं यदि वो भारत में आते हैं वहाँ से तो उन पर ज़्यादा मात्रा में इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगना चाहिए। यानी बाहर से सामान आने पर आयात कर लगता है इम्पोर्ट टैक्स, तो वो नहीं लगेगा। तो क्या होगा, सामान सस्ता रहेगा, सस्ता बिकेगा बाज़ार में। तो वे अपने सामान पर टैक्स नहीं लेते थे, सस्ता यहाँ बेचते थे तो वे यहाँ के सामान महंगा होता था। यहाँ के लोग कच्चा माल मंगाते थे फैक्ट्री बनाने के लिए, तो उन पर इतना टैक्स लाते थे कि महंगा हो जाता था, तो इन लोगों का बिक नहीं पाता था और वे लोग ज़्यादा बेचकर फ़ायदा कमाते थे। ये कह रहा है कि हाँ अच्छा आइडिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नियम कानून था उस नियम ने क्या किया, तो क्रिपल करना शुरू किया, यानी कि पंगु बनाना शुरू किया जो भारतीय इंडस्ट्रीज़ है उनको। इंग्लैंड का पॉलिसी ही था, जिस देश में जाता था उसको पहले आर्थिक दृष्टि से एकदम पंगु बनाता था, कमज़ोर, और शिक्षा को चौपट कर देता था ताकि वहाँ के लोग अधिकार का मांग न करें और शक्तिशाली न रहें पैसा के अभाव में, तो मजबूरी में हमारा काम करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इनेविटेबली फैमिन्स फॉलोड, यानी अटालनीय रूप से टाला भी नहीं जा सकता था। जो फेमिन था, जो अकाल था 1822 और 1836 में आया और 15 लाख जो भारतीय थे वह मर गए, भूखे मर गए स्टारवेशन में। अब यहाँ पे देखिए क्या है, द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपोर्ट आर्टिजन्स एंड देयर बिजनेस, अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी यहाँ के उद्योग के प्रति, उसने क्या कर दिया, यहाँ के जितने भी कलाकार थे अपने हाथ से कुटीर उद्योग करके कुछ बनाते थे तो उनके व्यापार को चौपट कर दिया। ऐसा गुड्स बनाते थे जो एक्सपोर्ट होता था, बाहर जो जाता था, वैसे आर्टिस्ट को समाप्त कर दिया उनके धंधा को, ताकि इंडिया एक्सपोर्ट न कर पाए। यहाँ पे देखिए पॉइंट 4 में राजा राम मोहन राय जी के बारे में कुछ दिया है। 1772 से 1833 की घटना को बयान कर रहा है। राजा राम मोहन राय एक लर्नड व्यक्ति थे, यानी एक विद्वान व्यक्ति थे, बंगाल के थे, और वह इस बात को समझते थे कि हमारे देश के साथ क्या गलत हुआ है।
कह रहे हैं कि लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्व्स, आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स, वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस। देखिए वो कहते हैं कि हमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो प्राचीन परंपरा है, बहुत ही धनी परंपरा है, महान परंपरा है, और हम लोग भी बहुत महान खोजें करने में सक्षम हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने समाज को सुधारना होगा। इसलिए ही हम पिछड़े हुए हैं, हम में गड़बड़ी है, क्योंकि हमारे समाज में क्या फैला हुआ है, तो सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, उसने हमारे समाज को बर्बाद कर दिया है, वो बर्बाद करता जा रहा है हमें। उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा, राम मोहन राय जी ने क्या कहा कि जो काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें अलग अलग रंगों की होती हैं, लेकिन उनके जो दूध का रंग होता है एक जैसा होता है, सफ़ेद ही। ठीक उसी प्रकार जो अलग अलग शिक्षक हैं, उनके विचार जो हैं, ओपिनियन जो हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो धर्म है, सभी धर्मों का लक्ष्य क्या है, एक है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग शिक्षक के अलग विचार होंगे, लेकिन जो धर्म का इसेंस है, जो मुख्य उसका सार है, यानी उसका मेन इसेंस कंटेंट है, वह एक ही रहेगा। हर धर्म का यही लक्ष्य है, भलाई करना। और देखिए यहाँ पे राजा राम मोहन राय जी ने क्या कहा, ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वे विज्ञान और आधुनिक जो जानकारी है उससे बहुत आकर्षित थे, और उनका कहना है कि जो नॉलेज है वह प्रैक्टिकली होना चाहिए और साइंटिफिकली होना चाहिए। साइंस की तरह नॉलेज हो जो दिखे, प्रैक्टिकली दिखाई दे। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वो समुद्र को पार किए, ये नहीं सोचे कि समुद्र पार करने से धर्म चला जाएगा, और वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड किस लिए गए, ये देखने के लिए कि व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, इंग्लैंड को किस चीज़ ने इतना शक्तिशाली बना रखा है, आखिर उनमें क्या है भाई। और वहाँ पर उन्होंने उनसे कहा, अंग्रेज़ों से क्या कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, हम आपको अपने शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, और आप भी हमें अपने प्रजा के रूप में स्वीकार करें, लेकिन यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, आपको उस जिम्मेवारी को भी याद रखना पड़ेगा और रखना चाहिए जो कि एक राजा की जिम्मेवारी प्रजा के प्रति होती है। अब देखिए, ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर, उन्होंने पत्र छापना शुरू किया, न्यूज़पेपर, अखबार, लेकिन अंग्रेज़ों को संदेह था। संदेह किस बात की करते थे, तो यहाँ के न्यूज़पेपर कुछ ऐसे थे जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फैलाते थे, क्रांति के लिए लोगों को प्रेरित करते थे, और इसके लिए चलते क्रांति हुआ भी था। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर को ये लोग बंद कर देते थे। उसी में इनका भी न्यूज़पेपर 1823 में उन लोगों ने क्या किया कि बंद कर दिया। अब देखिए आगे जो पॉइंट 5 है, ऑपरेशन यानी दमन, जबरन दबाना, 1765 से 1835। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन जो अंग्रेज थे वह भारतीयों को दबाना जारी रखे थे। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3, 1818 में उन लोगों ने 3rd रेगुलेशन एक्ट पास किया था, और इसके तहत क्या था, अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, किसी भारतीय को बिना कोर्ट में जज के सामने पेश किए ही जेल हो सकता था। आज का नियम है कि कोई भी गिरफ्तार करेगा दरोगा तो 24 घंटा के अंदर जज के सामने पेश करना है, और तब जज यदि कहेगा कि जेल दीजिए तब होगा, लेकिन वहाँ पे नहीं, बिना जज के सामने पेश किए ही। दरोगा क्या जानता है, दरोगा थोड़ी दोष का फैसला करने वाला है, लेकिन उसमें यही था कि कोई पुलिस अफसर पकड़ा तो बिना जज के सामने पेश किए जेल कर देगा, कोई सही गलत का उसका फैसला नहीं होगा, सही है कि गलत है, या निर्दोष को भी जेल में करेगा। तो इसका इंडियंस ने विरोध किए थे, करने लायक नियम था ही, ये तो दमन हुआ। देखिए, ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रीव बिग सैलरीज, जो भी इंग्लैंड के अफसर थे भारत में,
बहुत अच्छा सैलरी उनको हमेशा मिलता था और वे अपना जो है भाग्य नसीब बना रहे थे। प्राइवेट बिजनेस भी करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो काम करते ही थे, अपना भी अलग छोटा मोटा फैक्ट्री खोलकर या व्यवसाय करके खूब कमाते थे यहाँ पर। देखिए 1829 में ब्रिटेन क्या था, ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। 1829 में जो इंग्लैंड था करीब 7 करोड़ रुपए का चीज़ निर्यात करता था भारत को, उतना वो व्यवसाय बढ़ा लिया था उस टाइम में। देखिए अब यहाँ पे दे रहा है गवर्नर जनरल बैंटिंग रिपोर्टेड बैक होम। विलियम बैंटिक है, वो वापस इंग्लैंड में क्या सूचना दे रहा है कि यहाँ जो कॉटन वीवर्स हैं, जो कॉटन बुनने वाले हैं, वे यहाँ के मैदानों को अपने हड्डियों से समझिए तो उनका हड्डियाँ यहाँ के मैदानों को सींच रही है। यानी बहुत ही जी तोड़ हड्डी तोड़ करके परिश्रम कर रहे हैं, कॉटन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ दिया है कि ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट व्हाइल इंडियंस इंडस्ट्रीज बिगैन टू डाई। कंपनी के लूट के समय में अंग्रेज इंग्लैंड जहाँ धनी होता गया, वहीं भारतीय उद्योग जो है मर गए, बर्बाद हो गए, समाप्त। देखिए अब यहाँ पे पॉइंट एक नेक्स्ट दे रहा है डिससेटिस्फेक्शन यानी असंतुष्टि। भारत के लोग कैसे असंतुष्ट हुए। देखिए यहाँ पे दे रहा है एजुकेशन के बारे में कि भारत में जो एजुकेशन था वो पर्शियन लैंग्वेज में था, फारसी भाषा में, फारसी माध्यम से या संस्कृत माध्यम से। 1835 में एक इंग्लिश व्यक्ति आया, अंग्रेज आया, जिसका नाम था मैकाले, लॉर्ड मैकाले। उसने एक बदलाव का सुझाव दिया शिक्षा में। कह रहा है कि वी शुड टीच नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें यहाँ के जो निवासी हैं भारत के, उन्हें इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना चाहिए। और ये अफसर कह रहा है, एग्री कर रहा है कि हाँ ठीक है। ये लोग देखिए भारतीय लोग क्या बातें कर रहे हैं। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। अंग्रेजी शिक्षा से एक फ़ायदा भी हुआ था कि उससे बहुत ही क्लर्क पैदा हुए अंग्रेज़ों के अंडर में काम करने के लिए, क्योंकि उस भाषा को बहुत वही सब लागू था हर सरकारी ऑफिस में। तो भारत के लोग उस भाषा को जब पढ़े तो अंग्रेज़ों ने उन्हें क्लर्कियल काम बहुत सारा दिया। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। और संयोगवश इसने एक नया जनरेशन, नया ही पीढ़ी भारत में पैदा कर दिया, बुद्धिजीवियों का, यानी बुद्धिमानों का एक नया ग्रुप तैयार हो गया अंग्रेजी पढ़ने से। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। कहते हैं हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए और उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहिए। और कह रहे हैं कि फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंसेस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके लिए हम लोग अंग्रेज़ों के पार्लियामेंट में अपनी जो असंतुष्टि है, अपनी जो क्षोभ है, उसको प्रकट करेंगे। देखिए अब वही वाला मैप आया। अब देखिए रेड वाला कितना हो चुका है। यह 1856 की बात है। ब्रिटिशर्स का देखिए कितना क्षेत्र इन लोगों ने जीत लिया है, और देखिए इंडिया के क्षेत्र में शासन में कितना कम रह गया है। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड ऑफ इंडियंस। भारतीयों की जो ज़रूरतें हैं उस पर बहुत कम ध्यान देते थे ब्रिटिश के लोग। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। व्यक्ति क्या कर रहा है कि हमारे जो राजा हैं एक कठपुतली की तरह रह गए हैं। यानी भारत के राजा सही में उनका राज्य भी हड़प लिया था वो सब, और जो थे भी राजा उनको अंग्रेज़ों के अनुसार ही चलाना पड़ता था। 1857 के बाद तो भारतीय राज्यों को लेना रोक दिया था वहाँ के कंपनी ने, लेकिन उनको भी नियम फॉलो करना था, अंग्रेजी ब्रिटिश रूल ही। बाकी जो भी राजा थे जो उनसे मिले हुए थे, वो राजा भी थे 1857 से पहले वाले भी, तो अंग्रेज़ों के डर से कांपते थे, एक कठपुतली थे, उन्हीं के इशारे पे चलते थे। तो यही कह रहा है कि हम लोगों ने सभी अपना पुराना जॉब हमें छोड़ देना पड़ा। ये देखिए क्या कर रहे हैं, और हमारे ज़मीन भी खोना पड़ा, और वे हमारे भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं।
ये देखिए व्यक्ति क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप लोग सिर्फ इस बारे में बात करें कि उन्हें किस प्रकार से यहाँ से भगाया जाए अंग्रेज़ों को। अब देखिए द स्पार्क्स यानी चिंगारी, विद्रोह की चिंगारी कब सुलगी? 1855 से 1857। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, जो भी किसान थे उनको टैक्स ने बर्बाद करना जारी रखा, टैक्स को बढ़ाता रहा सब। बंगाल उस समय बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब एक ही में था। तो एक संथाल जो लोग थे, झारखंड रीजन में पाए जाते हैं, आदिवासी हैं, उन लोगों ने अपना लैंड खो दिया अंग्रेज़ों के जो नया लैंड रूल पॉलिसी था उसके चलते। तो वे लोग बहुत ही उग्र हो गए और 1855 में वे लोग रिबेलियन यानी विद्रोह कर दिया और नरसंहार कर दिया। बहुत सारे यूरोपियन को मार दिया और जो भी यूरोपियन के सपोर्ट करने वाले थे उनको भी मार दिया उन लोगों ने। अब देखिए डिसकंटेंट वाज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू, जो अंग्रेज़ों की आर्मी थी उसमें भी भारतीय बहुत काम करते थे, तो वहाँ भी जो असंतुष्टि थी वह फैल रही थी भारत लोगों के बीच में। अब ये देखिए सोल्जर क्या बोल रहा है, द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे, मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, कि जो श्वेत सैनिक हैं, जो गोरे सैनिक हैं, उन्हें ज़्यादा मात्रा में पेमेंट मिल रहा है, उन्हें रहने के लिए बंगले मिल रहे हैं, नौकर मिल रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि जबकि हम लोगों को बहुत ही कम पेमेंट और स्लो प्रमोशन हो रहा है, धीरे धीरे प्रमोशन हो रहा है। अंग्रेज़ भारतीयों को प्रमोट नहीं करते थे, ऊंचा पोस्ट पर नहीं जाने देना चाहते थे ताकि वे लोग फिर मनमानी करने लगेंगे। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी, अंग्रेज हमें समुद्र पार करने को कहते हैं। विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। हुइच द टोपी वाला टू एबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, ये टोपी वाले कौन होते हैं? ये अंग्रेज़ों के बारे में कह रहे हैं, हमारे इतने पुराने परंपरा को बर्बाद करने वाले कौन है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेज़ों को भगाना चाहिए, यहाँ तो ये बोल रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवल्टेड, हजारों दूसरे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने अपना यूनिफॉर्म, अपना जो उनका पोशाक था, वर्दी उतार दिया कि हम काम नहीं करेंगे। यहाँ पे एक दिया है, सिपाही मंगल पांडे जो थे उन्होंने अटैक कर दिया जो हथियार का गोदाम था उस पर, और उनका जो रेजिमेंट था उनके रेजिमेंट, अपने रेजिमेंट के हथियार के गोदाम पर, और उनको फिर पकड़कर फांसी दे दिया गया था। जो भी भारतीय पकड़ाते थे क्रांतिकारी एक्टिविटी में उनको बेइज्जत किया जाता था और उनको सलाखों के पीछे रखा जाता था। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपुल्स माइंड, कुछ ही ऐसे अंग्रेज थे जो कि भारतीयों के जो रीति रिवाज थी या उनका जो दिमाग था उसको समझते थे। भारत के लोग धर्म के प्रति कट्टर थे, बहुत ही धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ बोलने पर बहुत ही उग्र हो जाते थे। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, गर्व करने वाले ब्राह्मण सैनिकों, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, कि जो ग्रीज है, यानी उस टाइम ऐसा था कि एक गोली था जो राइफल में नल में आगे से ही भरा जाता था और उसे दांत से पहले काटना पड़ता था गोली को, और काट करके और तब डालना पड़ता, तभी फायर उठाता था। तो जिस चीज़ को काटा जाता था बुलेट का और उसका ऊपर ग्रीस लगाया रहता था, वह गाय और सूअर, देखिए गाय और सूअर के चर्बी से बना हुआ था। तो गाय के चर्बी से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट होता था और सूअर के चर्बी से देखिए मुसलमानों का। क्या कर रहे हैं मौलाना जी कि द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, डिसीव धोखा दिया है, इन गोरे लोगों ने हमें भी धोखा दिया है। इन्हें आश्चर्य होता है कि ये क्या है। अब देखिए जल्द ही सुन चपादीज वेयर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपुल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस, जल्द ही गांव-गांव घूमकर रोटियां बांटी गई। रोटी तो बांटना नहीं था, एक संकेत था, रोटी बांटने जा रहे हैं, नहीं तो ऐसे बोलते खबर फैलाने जा रहे हैं क्रांति का, तो अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते।
तो उसी बहाने लोग गांव-गांव जाते थे। एक परंपरा भी था, खबर देना है तो रोटी बाँट कर। क्या खबर दे रहे थे भाई कि जो आपका बादशाह है, बादशाह उस टाइम कौन बचे हुए थे, तो बहादुर शाह जफ़र, लास्ट मुग़ल रूलर, कि आप लोगों का सेवा चाहते हैं। सेवा किस बात का? क्रांति, वही क्रांति के लीडर उन्हीं को बनाया था सैनिकों ने, बहादुर शाह को। तो देखिए गाँव का आदमी क्या कह रहा है कि येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ हमारे सभी गांव के लोग तैयार रहेंगे। बहादुर शाह जब बूढ़ा थे, उनको इच्छा नहीं थी भाग लेने की, लेकिन सैनिक कहने लगे। मुग़ल शासन की बहुत शासकों की इज्जत थी उस टाइम, और उनके नाम पर सभी लोग तैयार भी होते। आप पढ़िएगा अपने ही बुक क्लास के हिस्ट्री के बुक में कि बहादुर शाह ने सिर्फ क्या किया, पत्र लिखा सभी राजाओं को, बोला कि मैं लड़ तो नहीं सकता हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन इतना मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। तो उसी पत्र पर सारे देश के राजा जो है उसके बुलाए पर और ज़मींदार वगैरह लड़ने को तैयार हो गए थे, सैनिक विद्रोह में भाग लिए थे। इसीलिए 1857 की लड़ाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हुई थी। अब देखिए जो लोटस फ्लावर था, कमल का फूल था, पूरे सर्कुलेट किया गया भारतीयों के बीच में, और क्या बोल रहा है ये, अब तो विदेशियों की मौत होगी। गांव का आदमी एग्री हो गया है, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हमारे सभी गांव के लोग तैयार रहेंगे। अब देखिए यहाँ एक चीज़ दे रहा है कि जो मासेज थी, जो जनसमूह था, और वह जो लड़ने वाले देशभक्त थे, पैट्रियट्स थे, उनको किस तरह से करता था। तो सहयोग भी देते थे लोग और उन्हें रहने को आश्रय भी देते थे, छुपाते भी थे और उन्हें हेल्प भी करते थे देशभक्तों का। अब देखिए रिवोल्ट यानी विद्रोह, 1857 वाली अब क्रांति का बात यहाँ पर जो है दे रहा है, 1857 के क्रांति वाली बात। देखिए देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, मेरठ उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर एक बहुत ही उग्र विद्रोह हुआ, और जो सिपाही थे, सिपाही मार्च टू दिल्ली, वहाँ के सभी सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जाकर देखिए बादशाह, ये बहादुर शाह जफ़र है, इससे क्या बोल रहे हैं कि हमारे बादशाह सलामत रहें। बहादुर शाह यानी इनके पास पहुँच जाते हैं, रात में ही चलना शुरू किए थे, एकदम सुबह तक पहुँच गए थे। ये सब चीज़ पढ़िएगा उस हिस्ट्री वाले चैप्टर में। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, चारों तरफ विद्रोह फैल गया। मैनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़, बहुत सारे ज़मींदार भी अपना ज़मीन खो दिए थे अंग्रेज़ों के नियम के चलते। एंड दे वर श्योर, वे भी खिलाफ थे। क्या बोल रहा है ये व्यक्ति कि ये जो गोरे लोग हैं इनका नियम समाप्त होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि हाँ हम भी तुम्हारी सहायता करेंगे, सैनिकों को बोल रहा है, ज़मींदार भी कि हम लोग भी साथ देंगे। देखिए यहाँ पे पॉइंट 9 में क्या दे रहा है, फाइट फॉर फ्रीडम, आज़ादी की लड़ाई 1857। बहुत सारे पहले के ऐसे राजा थे जैसे कि बेगम हजरत महल जो लखनऊ के थी, यानी अवध राज्य था उनका, अवध क्षेत्र कहलाता था, और वह भी बहुत ही कड़वा थी एकदम, यानी बहुत कट्टर थी। उनका राज्य छीन लिया था अंग्रेज़ों ने, नियम लगाया था हड़प नीति, जिसका उत्तराधिकारी नहीं रहेगा उसका राज्य ले लिया जाएगा। लेकिन इनका उत्तराधिकारी था, फिर भी ले लिया था उन लोगों ने। बोला कि अवध को मैं खराब शासन से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, जबकि शासन खराब क्या था। तो क्या बोल रही हैं ये, वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, गोरे लोगों ने हमारा राज्य छीन लिया है। ये भी बहुत लड़ी थी, बहुत ही बहादुर थी। कुछ लोकप्रिय नेता थे जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला, फैज़ाबाद के थे, उत्तर प्रदेश के। उन्होंने लोगों से क्या कहा कि जगो भाइयों जगो, ये अंग्रेज़ हमारे धरती को बर्बाद कर रहे हैं। और उन सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया जो ये मूवमेंट हुआ इसमें, विदेशियों के खिलाफ आंदोलन में। और ये जो लोग थे हर तरफ जागृत हो गए आंदोलन में लड़ने को, बरेली में, कानपुर में, इलाहाबाद में, हर जगह में। अजीमुल्ला खान थे जिनका नाम था तात्या टोपे। और ये देखिए व्यक्ति क्या कह रहा है
तात्या टोपे बहुत झांसी की रानी के साथ में थे और उन्होंने लड़ा था कि हमारे जो पेशवा नाना साहब हैं वही हमारे लीडर रहेंगे इस आज़ादी की लड़ाई में। कानपुर के नाना साहब पेशवा थे तो वो लीड कर रहे थे उधर। अब यहाँ पे देखिए बिहार का सीन दे रहा है। 80 साल के बूढ़े कुंवर सिंह जो ज़मींदार थे, वो जगदीशपुर के थे, आरा के पास में जो है। तो उन्होंने क्या किया, वो आज़ादी में लड़े 80 साल के एज में। और जब उन्हें क्या हो गया कि बुलेट लग गया, गोली लग गया उनके कलाई में, तो उसको काट दिया हाथ को ही वहीं से कि गोली का जहर ऊपर तक ना जाए। क्या बोल रहे हैं कि मदर गंगा, माँ गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, यह मेरा अंतिम उपहार है आपको। देखिए यहाँ पे हाथ को काट रहे हैं, गंगा जी में डाल दे रहे हैं। अब देखिए द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, जो भी देशभक्त थे झपट पड़े ब्रिटिशों के ऊपर और फॉट पिस्ट बैटल्स, बहुत टक्कर की लड़ाई लड़ी उन लोगों ने पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे के पूरे उत्तरी भारत में। तो अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग समझ चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे विद्यार्थी अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे भी आप ईजिली इंग्लिश सॉल्यूशन देखते रहें।